आपको बताता हूं किस प्रकार से इन्होंने झूठ फैलाई। पहला झूठ इन्होंने कहा कि एमएसपी खत्म हो जाएगी, जबकि तीनों कृषि विधेयक मेरे पास रखे हैं, हिंदी और अंग्रेजी की तीनों कॉपियां हैं। कृषि विधेयक में एमएसपी का जिक्र नहीं है। इन्होंने कहा एमएसपी समाप्त कर देंगे। किस कानून के तहत एमएसपी समाप्त हो सकती है? देश के प्रधानमंत्री ने, देश के कृषि मंत्री ने लोकसभा और राज्यसभा दोनों में ऐलान किया कि एमएसपी भारतीय जनता पार्टी किसी कीमत पर समाप्त नहीं करेगी। एमएसपी का समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। बल्कि 2006 में स्वामीनाथन की रिपोर्ट आई थी। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर जो परिवर्तन करने चाहिए थे, तब की कांग्रेस सरकार 2006 से लेकर 14 तक बैठी रही। इस पर 8 साल उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। नरेंद्र मोदी जी की सरकार आई, संवेदनशील सरकार आई, किसान हितैषी सरकार आई, जिसने किसान की फसल बीमा योजना हो, सोइल हेल्थ कार्ड हो, किसानों को किस प्रकार से क्रेडिट कार्ड में फैसिलिटी मिले, किसान को बांस की खेती से अलग हो जाए जिससे उनको रुकावट ना हो, तमाम तरह के इस तरह के आयोजन किए कि 2022 तक किसान की आय दुगनी हो सके। इसके लिए प्रयत्नशील नरेंद्र मोदी सरकार रही और उसने आने के साथ 18-19 में एमएसपी को स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के अनुसार एमएसपी को लागत से 1.5 गुना मूल्य पर एमएसपी निर्धारित की। जब इस प्रकार के कार्य करने वाली एक तरफ बीजेपी की सरकार, माननीय नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने काम किए, वो एमएसपी खत्म करने की बात कर रहे हैं। वो एमएसपी खत्म कर सकती है। इससे बड़ा झूठ और कोई नहीं हो सकता। किसानों के बीच में भ्रम फैलाने की कोशिश की। दूसरा झूठ, मंडियां समाप्त हो जाएंगी। मंडियां समाप्त होने का प्रश्न ही नहीं है। फिर स्वामीनाथन ने कहा कि मॉडल एपीएमसी एक्ट लागू होना चाहिए। एपीएमसी मतलब एग्रीकल्चर प्रोड्यूस मार्केटिंग कमेटी, अर्थात मंडी। कांग्रेस के समय पर ही 5 मुख्यमंत्री, जिसमें हुड्डा जी हरियाणा के मुख्यमंत्री थे तब के, उनके नेतृत्व में कमेटी बनी थी। उसने रिपोर्ट दी कि इस देश में मंडी के बाध्यता समाप्त होनी चाहिए। किसान के जिन्स को एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से बाहर होना चाहिए और कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग भी करनी चाहिए। मेरे पास फाइनेंस कमीशन जो 2007 में बना, उसकी रिपोर्ट्स हैं। फाइनेंस कमीशन ने 3 चीज़ों पर सबसे ज़्यादा जोर दिया। वो 3 चीज़ें थी, एक तो एमएसपी 1.5 गुनी हो। भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने एमएसपी 1.5 गुनी की। दूसरी बात, किसानों के लिए उनको अपना माल कहीं भी बेचने की सुविधा होनी चाहिए, छूट होनी चाहिए। वो छूट देने का काम दूसरे एक्ट में नरेंद्र मोदी सरकार वो बिल लेके आई। और तीसरा, एसेंशियल कमोडिटी एक्ट से इसको बाहर करना चाहिए, जो 1955 का एसेंशियल कमोडिटी एक्ट है। और कांग्रेस सरकार ने, कांग्रेस पार्टी ने 2019 के अपने घोषणा पत्र में एपीएमसी और एसेंशियल कमोडिटी एक्ट दोनों को हटाने की बात कही थी। आज हम वो सुधार लेकर आते हैं, साथ में हम किसान के मूल्य को ठीक मूल्य मिल सके। ज़्यादा खरीदार होंगे तो मूल्य बढ़ेगा, खरीदार कम होंगे तो मूल्य गिरता है, ये सब जानते हैं। हमने ज़्यादा खरीदार पैदा किए मंडी के अलावा, बाहर के लोग भी किसान का सामान खरीद सकें। तो दूसरा नंबर का झूठ इन्होंने कि ये मंडी समितियां समाप्त होंगी। प्रधानमंत्री जी ने और कृषि मंत्री ने स्पष्ट रूप से घोषणा की कि मंडी की व्यवस्था जो है वही बनी रहेगी। किसान को इसके साथ साथ मंडी में अपना माल बेचना है, मंडी में बेचे, बाहर बेचना है, बाहर बेचे। किसान को अपना माल बेचने की छूट होगी। अरे मैं अगर अपनी कोई फैक्ट्री लगाता हूं और मैं अपना माल पैदा करता हूं तो मैं मूल्य निर्धारित करता हूं। मैं चाहता हूं जहां जिसको देता हूं। किसान के लिए पाबंदी होगी, किसान कहीं नहीं दे। अब किसान सब जगह अपना, जहां उसको ज्यादा मूल्य मिलेगा वो दे सकता है। इसके लिए क्या व्यवस्था की गई? इसके लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने ई-नैम की व्यवस्था की। ई-नैम, नेशनल एग्रीकल्चरल मार्केटिंग। ई-नैम की व्यवस्था से किस मंडी में क्या रेट है। देश में 6452 मंडियां हैं जी।
उनमें से 1000 मंडी ई-नैम से जुड़ चुकी है। इस व्यवस्था को कैसे तेजी से लागू किया जा सकता है और किसान की जो सर्विस है, अर्थात किसान को एग्रीकल्चरल इम्प्लीमेंट्स, खाद की व्यवस्था, अच्छे सीड की व्यवस्था, सॉइल टेस्टिंग की व्यवस्था, साथ में किस समय पर किस तरह की भूमि में कौन सी फसल उगानी चाहिए जिसका यील्ड ज़्यादा हो, कीमत ज़्यादा मिले, इस तरह की एक्सपर्टाइज की व्यवस्था, ये किसान सर्विस में आता है। हमने इस एक्ट में किसान सर्विस एक्ट को लागू किया कि जो किसान को ये सर्विस देगा, किसान उससे अपनी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग करके उनको सामान दे सकता है। तीसरी बात, जो फाइनेंस कमीशन ने ये किसान कमीशन ने जो बात रखी, नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स 2006 की रिपोर्ट है, इसने आंतरिक व्यापार संबंधी सभी बाधाओं को हटाना, प्राथमिक कृषि उत्पादों पर मार्केट टैक्स नहीं लगना और मंडी की अधोरचना के लिए केवल सर्विस पर टैक्स लिया जाए और किसान की खेती में निवेश बढ़े। ऐसे में कॉरपोरेट जगत के लोग भी किसान का माल खरीद सकें, इसकी व्यवस्था करना, ये 2006 की फाइनेंस ये नेशनल कमीशन ऑन फार्मर्स इसकी रिपोर्ट है। स्वामीनाथन ने भी इस बात को कहा है, एक राष्ट्र एक बाजार होना चाहिए, वन नेशन वन मार्केट। इस चीज को लागू करने का काम, किसान को प्रगतिशील बनाने का काम नरेंद्र मोदी सरकार ने किया है, जिसका ये लोग भ्रम फैलाकर, झूठ फैलाकर, बरगलाकर किसानों में भ्रांति पैदा कर रहे हैं और देश में अराजकता की स्थिति खड़ा करना चाहते हैं, लेकिन इसमें ये सफल नहीं होंगे। अब जब इन्होंने कहा कि मंडियां समाप्त हो रही हैं, एमएसपी खत्म हो रहा है और 1 अक्टूबर से खरीद शुरू हो गई, अब तक आज की तारीख तक करीब 41,000 किसानों ने अपनी पैड़ी बेच दी, धान की बिकवाली की है और किसान के खाते में अब तक 10,000 करोड़ रुपया जा चुका है। इस प्रकार की व्यवस्था अभी तक हो गई है देश भर में, आज की रिपोर्ट में बता रहा हूं। तो ये लोग जो झूठ फैलाते थे, अब इनका झूठ पकड़ा जा रहा है। झूठ दूसरा, इन्होंने कहा कि अगर कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग होगी तो किसान अपने मूल्य का निर्धारण नहीं कर पाएगा, अकेला पड़ जाएगा। ना तो किसान को कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में कोई बाध्यता नहीं है। कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग किसान एफपीओ के माध्यम से कर सकता है, फार्मर प्रोड्यूसर्स ऑर्गेनाइजेशन, जो और 10,000 फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन देश में बने। इन पर 8,000 करोड़ रुपया केंद्र सरकार ने खर्च किया है, जिससे किसान को कोई अकेला देख के दबा ना पाए। किसान के समूह से अगर जब कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग की बात होगी, क्योंकि किसी की यील्ड छोटी है, छोटी खेती इकोनॉमिक नहीं होती, सब जानते हैं जी। अब बड़ी मिलकर लोग अपने सामान को बेच सकेंगे और एफपीओ के माध्यम से बेच सकेंगे, तो कोई उनको बरगला नहीं सकता। लेकिन इन्होंने ये झूठ फैलाया कि मल्टीनेशनल कंपनियां आएंगी और किसान का सामान सस्ते दाम पर ले जाएंगी और किसान की जमीन गिरवी लग जाएगी। इन तीनों विधेयक में कहीं पर भी ये व्यवस्था नहीं है और स्पष्ट व्यवस्था है कि किसान की किसी भी कीमत पर 1 इंच भूमि कॉन्ट्रैक्ट के माध्यम से कहीं उनकी गिरवी नहीं रखी जा सकती। किसान की भूमि पर 1 इंच भूमि पर कोई असर नहीं आएगा, केवल फार्मिंग की कॉन्ट्रैक्टिंग होगी। जो खेती है उससे किसान को लाभ होने वाला है। उसकी मानो उसकी फसल का मूल्य 10 लाख का है, कोई आपदा आ गई, कोई परेशानी आ गई, तो उसको तो वो मूल्य मिलेगा और उसका एडवांस भी मिलेगा। दूसरी बात, आप सब लोग जानते हैं, बहुत लोग गांव की पृष्ठभूमि के हैं, कि किसान जब अपनी माल बेचने जाता है तो ढेरियां लगती हैं और आड़ती बोली लगाते हैं। मानो 1800 की एमएसपी है, अभी 1975 की अगर गेहूं की एमएसपी अभी सरकार ने घोषित की है, तो 1975 की एमएसपी पर लोग करते क्या है, 1600 से बोली लगाना शुरू करते हैं और 1800 तक बेच लेते हैं। और वो लोग जो किसान का माल 1800 में लेते हैं, सरकार से एमएसपी 1975 के दाम पर पैसा वसूल करते हैं, किसान को पैसा बाद में देते हैं, किसान के सीधे खाते में पैसा नहीं जाता। ये पंजाब में अभी भी यही हो रहा है। पंजाब ने अभी भी सीधे किसान के खाते में नहीं डाला, पिछली बार हरियाणा ने इसमें परिवर्तन किया है। अर्थात जो लोग कांग्रेस के राज्य हैं, वहां किसान को प्रताड़ित करने का काम हो रहा है और इससे बचाने के लिए बिल आए हैं। और इनको अब जब इनको दिख गया कि किसान ये बात समझ गया है,
किसान ना तो एमएसपी खत्म हो रही है, ना तो मंडियां खत्म हो रही है, ना तो कोई कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में उसकी ज़मीन जा सकती है, ना छोटे किसानों के अगर कोई विवाद होते हैं, विवाद में 30 दिन के अंदर स्थानीय स्तर पर निपटारा करने की व्यवस्था की गई है, इस बिल में है ये। तो विवाद की स्थिति में भी किसान को घसीट ले जाएंगे, किसान को बर्बाद कर देंगे, ये झूठे झूठे बात जो फैलाने की कोशिश करी कांग्रेस पार्टी ने, इसमें बहुत ही घिनौना रूप अख्तियार किया। कांग्रेस पार्टी हो, टीएमसी हो और अन्य विपक्षी दल हो, उन्होंने जिस प्रकार का व्यवहार किया है ये और झूठ फैलाने का काम किया है, ये साफ करने की बात हमने किसानों के बीच कल बक्सी के तालाब में की। तमाम किसानों में इसको लेकर भ्रांति थी, उन्होंने जब बात समझी तो एक मुश्त होकर सब किसानों ने इस बात की समर्थन भी किया और आगे कोई हमें बरगला ना सके इसकी व्यवस्था भी की। एक बात मैं किसान विधेयक से संबंधित आपके माध्यम और साझा करना चाहता हूं कि देश के उच्च सदन, मैं जिसका सदस्य हूं राज्यसभा का, मैं उस दिन राज्यसभा में उपस्थित था। जिस प्रकार का 70 साल के इतिहास में राज्यसभा में कभी नहीं हुआ, ऐसा घिनौना रूप कांग्रेस पार्टी, टीएमसी और अन्य विपक्षी दलों ने जिस प्रकार का किया, जिस प्रकार आसन के ऊपर माइक तोड़कर फेंके, संविधान की पुस्तकों को फाड़कर फेंका, ये घिनौना अपराध है। और रूल बुक को फाड़कर फेंका, उनको बोलने नहीं दिया गया, उनके मेज पर जाकर बैठ गए लोग जो आज यहाँ हाथरस में अपना चेहरा दिखाने आए थे, लोगों ने इसको हूट करके बाहर किया। ऐसे टीएमसी के नेता मेज के ऊपर बैठ गए, मेज के ऊपर खड़े होकर नृत्य करने लगे। राज्यसभा में ऐसे पहले कभी नहीं हुआ, 70 साल में पहले ऐसे कभी नहीं हुआ, क्योंकि उनका संख्या नहीं थी। उनको लग रहा था कि किसान देश का अगर समृद्ध हो जाएगा तो वो बरगला नहीं पाएंगे, किसान को बहका नहीं पाएंगे और ये बिल पास हो जाएंगे तो किसान जब समृद्ध होगा तो उनकी झूठ नहीं चलेगा। इसके कारण उन्होंने जब उन पर नहीं चला तो उन्होंने इतना गंदा, घिनौना, भर्त्सनात्मक व्यवहार किया जिसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। इस प्रकार के व्यवहार करने वाले विपक्षी दल जब लॉजिकली, जब तर्क के आधार पर बात नहीं कर सकते तो इतनी गंदी हरकतें करने पर उतारू होते हैं। मैं इतनी बातों के लिए आज कृषि विधेयक के लिए आपके बीच में आया था, लेकिन उत्तर प्रदेश में बातचीत होगी तो कुछ बातें आपके जहन में जरूर होंगे, प्रश्न जो सामायिक हैं, आप अगर उन पर बात करना चाहेंगे तो मैं जरूर उन पर भी बात करूंगा, लेकिन मेरी तरफ से विषय इतना था। हमारे कोई प्रश्न करना चाहते हो तो? सर, उत्तर प्रदेश में निश्चित तौर पे आप भी जानते हैं कि सवाल हाथरस से ही जी, हाथरस में जो घटना हुई है उस पर जिस तरीके से विपक्षी दल वहाँ पे जाने का काम किया और खासतौर से आपकी सरकार वहाँ पे एसपी के खिलाफ कार्रवाई की, डीएम के खिलाफ कार्रवाई नहीं की, जबकि परिवार वाले चाहते हैं कि डीएम के खिलाफ कार्रवाई हो और इस मामले की जांच सुप्रीम कोर्ट के किसी सिटी जज से या एक्स जज से कराया था। इस पर आप क्या? देखिए, मैं हाथरस की घटना के बारे में, क्योंकि हाथरस से थोड़ा सा मेरा व्यक्तिगत लगाव इसलिए कि मेरी ननियाल हाथरस में है। हाथरस की घटना की जो घटना हुई है दुर्भाग्यपूर्ण है, दुखद घटना है, लेकिन इससे ज़्यादा दुर्भाग्यपूर्ण है कि इस घटना की लाइट में लोगों ने भ्रम फैलाकर, झूठ बोलकर और घिनौनी राजनीति करने की कोशिश की है। अब आप हाथरस की घटना की सिलसिलेवार जानकारी ले लें। जिस दिन ये घटना हुई उसके बाद बच्ची को अलीगढ़ में भर्ती कराया गया, फिर उसको सफदरजंग ले जाया गया जहाँ उसकी मृत्यु हुई। बिल्कुल दुखद है, दुर्भाग्यपूर्ण है और इसकी सब जांच एसआईटी और सीबीआई कर रही है। मैं उसकी जांच के डिटेल में नहीं जाऊंगा, लेकिन हाथरस की घटना में जिस प्रकार 14 दिन तक कोई बच्ची को देखने नहीं आया, किसी राजनीतिक दल के लोगों ने नहीं देखा। जिस दिन सफदरजंग में ये बच्ची की मृत्यु हुई और पोस्टमार्टम पर यहाँ बवाल हुआ, उससे 1.5 किलोमीटर दूर पर, कुल मिलाकर 1.5 किलोमीटर है राहुल गांधी का घर। तब राहुल गांधी नहीं आए, तब प्रियंका वाड्रा नहीं आई। जब पूरी साजिश, पूरी उनके हिसाब से रचना रच दी गई, उसके बाद देश में लोगों के साथ भ्रम फैलाने के लिए,
गंदी राजनीति करने के लिए, एक बच्ची की मृत्यु पर गंदी राजनीति करने के लिए वो वहां पहुंचे। घटना दुखद है। घटना पर उत्तर प्रदेश सरकार ने संज्ञान लिया। उत्तर प्रदेश सरकार ने हेड कांस्टेबल से लेकर एसपी तक को निलंबित किया, क्योंकि जिन भी कारणों से जो भी स्थिति रही वो जांच का विषय है, मैं उसकी डिटेल में नहीं जाऊंगा। लेकिन सरकार को प्राइमा फेसी एसआईटी की रिपोर्ट के आधार पर जो मिला, उन्होंने तुरंत एक्शन लिया। सरकारी पक्ष पर ने जो आवश्यक था उतना काम किया। आज परिवार के, आप मीडिया के लोग ही कह रहे हैं जी, मैं अपनी तरफ से नहीं कह रहा, आप सब लोग जानते हैं, मीडिया में तरह तरह की बातें आ रही हैं। इस घटना में हुआ क्या क्या, हाथरस से कौन कौन संगठन जुड़ गए, कौन कौन संगठन जुड़े हैं, अब जेएनयू के संगठन जुड़ गए, सीएए में जो काम करने वाले संगठन जुड़ गए। इनका अभिप्राय क्या है? केवल और केवल उत्तर प्रदेश को दंगों की राजनीति करने का और उसमें झोंकने का प्रयास किया जा रहा है। जातीय राजनीति करके उत्तर प्रदेश के माहौल को खराब किया जाए, मोदी और योगी को बदनाम करने के लिए ये इस घटना का सहारा लिया जा रहा है। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, नहीं होनी चाहिए, और जो हुआ है उस पर कार्रवाई भी होनी चाहिए। लेकिन जिस प्रकार की घिनौनी राजनीति राहुल गांधी, प्रियंका वाड्रा और टीएमसी और अन्य पार्टी के लोग कर रहे हैं, कलकत्ता से आकर डेरे को ओबराय वहां प्रदर्शन करने जाते हैं, क्या अभिप्राय है इसका? केवल और केवल बंगाल में जाकर मुसलमानों के साथ और किस प्रकार से देश को दंगों की राजनीति में झोंक दें, उत्तर प्रदेश का मॉडल खड़ा कर दें, यहाँ जाति विद्वेष फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये इस घटना की पृष्ठभूमि है। जो लोग राजनीतिक दल इससे जुड़े हैं ये यही कर रहे हैं। अभी आपने देखा कि एक वेबसाइट आई है जी, ये देखिए, इस वेबसाइट पर 3.5 लाख लोग जुड़े थे आज सुबह तक। इस वेबसाइट पर 3.5 लाख लोग जुड़े थे। इस वेबसाइट ने तमाम जस्टिस फॉर हाथरस गैंग रेप विक्टिम, जस्टिस फॉर हाथरस रेप विक्टिम टू 2020, जस्टिस फॉर हाथरस विक्टिम, हैशटैग इसके अंदर क्या मजमून, रिजाइन प्राइम मिनिस्टर, ये इनका बेसिक उद्देश्य है कि किस प्रकार से देश की परिस्थिति खड़ी की जाए। जब आज इस पर इन्वेस्टिगेशन हुआ, इस वेबसाइट पर आज इन्वेस्टिगेशन हुआ, 3.5 लाख लोग जुड़े थे जिससे, और आज ये वेबसाइट सुबह सुबह बंद कर दी गई है, क्योंकि झूठ के पैर नहीं होते जी। जब पकड़ा जाने लगे कौन लोग इसके पीछे हैं, कौन टुकड़ा टुकड़ा गैंग है कि एफपीआई है कि पीएफआई है, कौन कौन संगठन जुड़े हैं, तो इन्होंने अब इसको बंद कर दिया वेबसाइट। अर्थात जैसे ही झूठ पकड़ा जाए वैसे ही भाग खड़े हो, जैसे झूठ पकड़ा जाए वैसे भाग खड़े हो। आखिर ये बताइए कि कांग्रेस के नेताओं ने ये कैसे कहा कि 25 लाख का मुआवजा मत लेना, हम 50 लाख का मुआवजा दिलवाएंगे प्रियंका वाड्रा से। ये हम सबके सामने है, ये स्पष्ट खुला है। और जो लोग ये कहते थे कि मीडिया के सामने परिवार के विक्टिमों से मिला जाए, तो राहुल गांधी और प्रियंका वाड्रा ने बंद कमरे में परिवार के लोगों से क्यों बात की? इसका जवाब क्या है उनके पास? किस साजिश को करने गए थे वहां? साजिश करने गए थे या सहानुभूति दिखाने गए थे? ये साजिश करने गए थे। ऐसे साजिशखोरों को मैं सुधी मीडिया के माध्यम से, आप सब के माध्यम से, इनको सही मायने में इनको उगाड़ना चाहिए, इनको खूब दिखाना चाहिए और इनका पर्दाफाश होना चाहिए। ये झूठ की राजनीति करने वाले, भ्रम फैलाने वाले, दंगे की आग में उत्तर प्रदेश को झोंकने की कोशिश करने वाले, और जातीय दंगे हो जाए जिससे मोदी और योगी बदनाम हो और इनकी राजनीतिक रोटियां सिक जाएं। लेकिन देश की जनता, प्रदेश की जनता और आप सब सुधी जन इस बात को समझते हैं, इनका पर्दाफाश होना चाहिए। सर, जब जानकारी है आपकी सरकार सेंट्रल में भी है, आपकी सरकार राज्य में है, तो अब तक गिरफ्तारी होनी मेरे से सरकारी हो। नहीं, देखिए ऐसा है, मैंने जैसे बताया कि ये वेबसाइट खोली गई, वेबसाइट पर जांच हुई, वेबसाइट बंद कर दी। देश में लोकतांत्रिक व्यवस्था है, लोकतंत्र में विरोध करने का उनका राइट है, तो विरोध करने का हमारा भी राइट है। उन्होंने जिस प्रकार से विरोध किया उसका विरोध हम आपके सामने कर रहे हैं कि ये देश में क्या करना चाहते हैं, ये हम आपके सामने जनता की अदालत में ले जा रहे हैं जी। वो लेके आए जनता की अदालत में, हम भी जनता की अदालत में ले जा रहे हैं कि देखिए एक
नहीं नहीं, देखिए ऐसा है, साजिश करने का, जैसे ये वेबसाइट आई इस पर जांच शुरू हो गई, अब इनके पीछे जो लोग होंगे उन पर कार्रवाई होगी जैसे होगी। नहीं नहीं, ये देखिए, ये फेलियर नहीं है। समाज में एक घटना हुई, घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना पर सरकार ने संज्ञान लिया, सरकार ने कार्रवाई की। अब इस घटना में किस किस के कौन कौन से कब कब बयान बदले गए, मैं इसकी डिटेल में नहीं जाता क्योंकि जांच का विषय है। आज एक बात बताइए आप, जब सीबीआई की जांच की घोषणा हुई, सीबीआई जांच की घोषणा के बाद अब वही लोग कहने लगे नहीं एसआईटी ठीक है, इसका मतलब उत्तर प्रदेश की सरकार जो जांच कर रही थी ठीक जांच कर रही थी। अब आप सीबीआई की मनाही क्यों कर रहे हैं? कुछ लोगों ने सीबीआई की मांग करी, सीबीआई की जब प्रस्तुति होगी तो बोले एसआईटी ठीक है। अर्थात जांच एजेंसी से मतलब नहीं है, मतलब यह है कि देश में बवंडर खड़ा किया जाए, प्रदेश में बवंडर खड़ा किया जाए, इस घटना का सहारा लेकर। घटना दुर्भाग्यपूर्ण है, घटना के जो दोषी हैं उनको तुरंत गिरफ्तार भी किया गया, घटना के जो दोषी हैं उनके खिलाफ जांच भी हो रही है, पुलिस अधिकारियों को सस्पेंड भी किया गया। लेकिन मकसद ये नहीं है कि न्याय मिले, मकसद ये नहीं है कि उसको संवेदना हो, मकसद ये है कि झूठी राजनीति फैलाई जाए। देखिए, मैं इस घटना की मेरी बात तो सुन, लेट मी स्पीक। मैं बता रहा हूँ, मैं बोल रहा हूँ ना जी, अब आप मेरी सुन लो ना, आपने तो सवाल दे दिया था जी। मेरा कहना है ये जो इस प्रकार की घटना हुई है ये नहीं होनी चाहिए। मैं इसकी, अरे सुनो, अब बात तो सुनो, मैं पार्टी की एक मिनट, अरे ये वाद विवाद प्रतियोगिता नहीं है। आप प्रेस, आप बैठिए, ऐसा नहीं होता। देखिए, मेरा क्या कहना है, जो रात को दाह संस्कार हुआ, बॉडी जो भी है, जो भी मृत शरीर है, उसका भी सम्मान होता है, उसकी ऑनर के साथ, उसकी डिसेंसी के साथ उसका दाह संस्कार होना चाहिए था। जो हुआ वो दुर्भाग्यपूर्ण था, गलत था, मैं इस बात को कहता हूँ। एक बात ठीक, मैं इस बात को नहीं, मैं कोई इसमें दाएं बाएं नहीं कर रहा, लेकिन किस परिस्थिति में हुआ, क्या हुआ, अभी एसआईटी बैठ गई है, सीबीआई बैठ गई है, वो इस स्थिति की जांच होगी और इसमें जो दोषी पाया जाएगा उस पर कार्रवाई होगी। जब एसआईटी ने प्राइमा फेसी जो बात कही उसको सरकार ने माना कि नहीं माना? प्राइमा फेसी अगर एसआईटी कोई और बात लाएगी सरकार मानेगी? ये आप या मेरे या जो लोग झूठी राजनीति करने गए हैं उनके कहने पर तो काम नहीं होगा। जो तथ्यात्मक है उसके लिए सरकार प्रतिबद्ध है और सरकार ने करके दिखाया है जी। मैं खुद कह रहा हूं आपसे, मैं तो हम तो इसको मना नहीं कर रहे, हम इसको दाएं बाएं नहीं कर रहे, लेकिन जो लोग गए मैं उनकी बात कर रहा हूं। जो देश में जिस प्रकार की राजनीति, मैं आप सब लोगों से, मेरा आप लोगों से निवेदन है कि आप उन लोगों से सवाल करिए कि वो लोग पहले क्यों नहीं गए, उन्होंने किस प्रकार की संवेदनशीलता दिखाई, किस प्रकार की बातें करते हुए लोग गए, दोनों बहन भाइयों ने किस प्रकार का काम किया, बंद कमरे में बात क्यों की। ये वो मैंने मान लिया गलत है, वो मैं गलत है, मैंने बोल दिया ना भाई, मैं उसको बोल ही रहा हूँ भाई, बात तो बोल। एक वन बाई वन एक मेरी बात सुनिए। सरकार ने भाई, एक देखिए, ये प्रेस वार्ता है, ये डिबेट नहीं, जवाब दे रहा हूं मैं। देखिए, एक आप सुनो, पहले बात सुनो। देख, प्रेस वार्ता का नियम है, आपने सवाल दिया, मैंने जवाब दिया, उस पर बहस नहीं होती। नहीं, जैसा भी दूंगा मेरा जवाब देना कर। एक मिनट, आप मुझे जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते भाई साहब, आप जवाब देने के लिए मजबूर नहीं कर सकते, मैं अपनी तरह से जवाब दूंगा। मैं जवाब दे रहा हूं, मैं किसी बात को टाइम नहीं कर रहा। जो रात को दाह संस्कार हुआ वो ठीक नहीं था, गलत था। अब इसके लिए क्या परिस्थिति थी, कौन दोषी है, एसआईटी या सीबीआई, जिसको निर्धारित करेगी उस पर कार्रवाई होगी। एक प्राइमा फेसी जांच में जो लोग दोषी पाए गए उन पर कार्रवाई हो गई। दो, तीसरी बात, जब इस बात की रिपोर्ट आ जाए कि कौन कौन ने झूठ बोला है, कब कब झूठ बोला है, कब कब बयान बदले हैं,
क्या इसकी पृष्ठभूमि है, इसकी भी तो जांच हो रही है। पॉलीग्राफ टेस्ट और नार्को टेस्ट पुलिस वालों का भी और परिवार वालों का भी करने के लिए सरकार ने आदेश दिए हैं। तो सरकार तो बिल्कुल भेदभाव रहित काम कर रही है ना जी। मैं यही कह रहा हूं, इसके बाद राजनीति करने वालों को उठाइए ना आप। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद।